हमने इसके पिछले लेक्चर में विद्युत अपघटनीय चालकता और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के लिए अध्ययन किया। आज हमें विद्युत अपघटनीय चालकता को ही पढ़ना है, लेकिन विद्युत अपघटनीय चालकता को पढ़ने से पहले विद्युत अपघटनीय चालकता से संबंधित कुछ नियम को पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं विद्युत अपघटनीय चालकता को कुछ बताना। तो हमने विद्युत अपघटनीय चालकता के विषय में कुछ बातें पढ़ रखी थी। विद्युत अपघटनीय चालकता, विद्युत अपघटनीय चालकता को तो हम पहचान ही गए थे, परंतु विद्युत अपघटनीय चालकता से रिलेटेड कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए। जैसे उनमें से आता है ओम का नियम, इसे भी पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ओम के नियम को पढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि जब हमें रेजिस्टेंस आएगा तभी हम ओम के नियम को समझ पाएंगे और ओम के नियम से रिलेटेड और भी बातें जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विद्युत अपघटनीय चालकता क्या है, और फिर इसके बाद बात आएगी कि प्रतिरोध किसको कहते हैं। तो विद्युत अपघटनीय चालकता क्या होती है, मैं इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मेरे पास कोई डीसी सोर्स है, कोई ऐसा सोर्स है डीसी, डीसी सोर्स में आप सभी को पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और डीसी सोर्स का दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। अगर हम इन दोनों टर्मिनल से एक एक वायर को लाएं और इन वायर से एक एक प्लेट को बांधकर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में डुबा दें। मैंने इन दोनों वायर से एक प्लेट को यहां बांध दिया, मेटेलिक प्लेट को, धात्विक प्लेट को, और एक इस वायर से आई हुई धात्विक प्लेट को भी मैंने वायर से बांध दिया, और इन दोनों धात्विक प्लेटों को एक विद्युत के कुचालक पात्र में रखकर हमने उसमें एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया। मैं अगर कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ भर देता हूं, मैं इस बात को मान लेता हूं कि मेरे पास एक विद्युत अपघट्य पदार्थ था AB। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ AB शुद्ध अवस्था में तो विद्युत धारा का चलन करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत धारा का चलन तभी कर पाता है जब वह आयनों में टूटता है, और आयन में तोड़ने के लिए या किसी भी विद्युत अपघट्य को आयन में चेंज करने के लिए जरूरी है या तो उसे किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाए और या उसे पिघलाकर गलित अवस्था में ले जाया जाए। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा मान लेते हैं कि इस AB नामक पदार्थ को मैंने जल में घोलते हुए इसे आयनों में ब्रेक कर लिया, और आयनों में कुछ इस प्रकार से ब्रेक हुआ तो कि जो कंपाउंड में A अवयव था वो पॉजिटिव आयन बनाता है और कंपाउंड में उपस्थित अवयव B नेगेटिव आयन बनाता है। अगर मैं इस AB को कंपाउंड को जल में घोलकर इस विलयन में भर दूंगा, इस पात्र में एक विलयन में भर दूंगा, तो मैं मानूंगा क्या कि AB में जो उपस्थित A और B आयन हैं, ये दोनों आयन जल में तैर रहे हैं। मैंने पूरे तो नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं कुछ बना देता हूं कि ये A+ आयन है और यहां ये B- आयन है। A+ आयन और B- आयन क्योंकि जल में घुले हैं, ये जल के अंदर तैरते रहते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने जैसे ही उस डीसी विभव सोर्स की सहायता से, स्रोत की सहायता से मैंने प्लेटों के मध्य विभवांतर स्थापित किया, जैसे ही इसको पॉजिटिव प्लेट और इसको नेगेटिव प्लेट से जोड़ते हुए दोनों को एक धात्विक प्लेट से जोड़ा, मैं देखता हूं कि दोनों प्लेटों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर आरोपित करने की दशा में मैं इस बात को समझता हूं कि जो विलयन में उपस्थित आयन थे वो आयन विपरीत आवेशित प्लेटों की ओर गति करते हैं। जैसे धनावेशित प्लेट अगर होगी तो इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा, और जो ऋणावेशित टर्मिनल से कनेक्ट है प्लेट, इस पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा। जैसे ही मैं विभवांतर को आरोपित करूंगा, मैं इस बात को देखूंगा कि विलयन में जो पॉजिटिव आयन है A+ आयन, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर गति करना स्टार्ट कर देता है, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल B है ये पॉजिटिव प्लेट की ओर आना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से आयन विलयन के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने लगते हैं, क्योंकि आयन में चार्ज होता है। अगर आयन गति करते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आवेश भी गति करता है, और आप इस बात को समझते हो कि आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसका मतलब
अगर आयन प्रवाहित हुआ, आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो आवेश भी गति करता है, और आवेश अगर गति करता है तो विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। लेकिन क्या चार्ज अप्लाई कर देने पर या विभवांतर अप्लाई कर देने पर क्या आयन फ्रीली, पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी प्लेटों की ओर गति करते हैं, उन पर कोई अवरोध नहीं आता? तो ऐसा नहीं है। आयन केवल सीधे फ्री होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, बल्कि उन्हें कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। कैसे सामना करना पड़ता है कि अगर ए आयन उस नेगेटिव प्लेट पर पहुंचना चाहता है तो ए आयन के चारों ओर वाटर के पार्टिकल बहुत सारे भरे हैं। वाटर के पार्टिकल क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि ए बी कंपाउंड को मैंने आई में घोला है जल में, ए भी जल में तैर रहा है और बी भी जल में तैर रहा है। ए को अगर अपनी प्लेट पर जाना है, उसे उन जल के अणुओं से टकरा कर पहुंचना होगा। बी को भी अगर अपनी प्लेट पर आना है तो इसको भी जल के अणुओं से टकरा कर ही पहुंचना होगा। अर्थात ये कह सकते हैं आयन ए और आयन बी के मध्य में जो जल के अणु हैं ये एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं। इस बाधा को तोड़ते हुए ही ए अपनी प्लेट पर पहुंच सकता है, इन अणुओं से टकराते हुए ही प्लेट पर पहुंच सकता है। तो ए को अपनी प्लेट पर पहुंचने के लिए जल के बहुत सारे अणुओं के से टकराना पड़ता है, जिससे पॉजिटिव आयन ए की स्पीड कैसी हो जाती है? धीमी, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन ए के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे पॉजिटिव आयन ए की स्पीड धीमी पड़ने लगी है। आयन के मार्ग में आने वाली इस बाधा को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बाधा उत्पन्न करता है या चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, हम इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो मैं अब इस बात को समझ गया हूं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता क्या है। जब भी आप कभी चार्ज का फ्लो करना चाहते हो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो जब आप चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के आयन एक स्थान तक से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जितनी भी बाधा का अनुभव करते हैं, बाधा के उस मान को कहा जाता है प्रतिरोध। तो मैं प्रतिरोध को आसानी से जान सकता हूं क्या है। प्रतिरोध क्या है? आवेश के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट। आवेश के प्रवाह में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो मुझे विद्युत अपनी चालकता में से जो नियम आगे पढ़ने, इनमें से नियम को पढ़ने के लिए मुझे यह चीज जरूरी थी कि मैं प्रतिरोध को पहचान लेता। आयन को एक स्थान से अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितनी भी बाधा का सामना करना पड़ता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, बाधा कई प्रकार से हो सकती है। बाधा यह भी हो सकती है कि वाटर पार्टिकल ज्यादा है तो उनको भेद कर आगे जाना है, यह भी बाधा हो सकती है। आयंस के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा। अगर आयंस के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है तो ना तो ये तेजी से उस प्लेट की ओर जा पाएगा, ना तो ये भी इस प्लेट की ओर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, या दूर जाएंगे भी तो कैसा जाएंगे? धीमे। ये भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ये भी एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि आयन के मार्ग में जितनी भी बाधा उत्पन्न होगी, बाधा के उस मान को कहा जाएगा प्रतिरोध। और मैं क्या सोचता हूं, अगर किसी विद्युत अपनी चालकता को ज्ञात करने में प्रतिरोध की वैल्यू या प्रतिरोध का मान ज्यादा आता है तो चालकता कैसी होने वाली है? कम, क्योंकि बाधाएं ज्यादा आ गई, आयन तेजी से गति नहीं कर पाएगा, चालकता हो जाएगी कम। तो प्रतिरोध को मैंने पढ़ लिया। अब हम विद्युत घटनी चालकता से रिलेटेड कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं। जैसे मेरे लिए सबसे पहला आर्टिकल है ओम का नियम। केवल धात्विक चालक ही नहीं, विद्युत अपघटनी चालक भी ओम के नियम को पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसके पहले मैंने ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए पढ़ा था कि यदि किसी धात्विक चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कुछ इस प्रकार से। लेकिन आज हमको पढ़ना है किसी विद्युत अपघटनी चालक में ओम का नियम क्या होता है। बड़ी आसानी से इसको हम पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं कि यदि किसी चालक की ताप, दाब, सांद्रता और आयतन, चार चीजें, मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। यदि आपके पास कोई विद्युत अपघटनी चालक है, कोई केमिकल है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है, तो वो केमिकल जिसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं कहलाता है विद्युत अपघटनी चालक। तो किसी विद्युत अपघटनी चालक में अगर ताप, दाब, सांद्रता, आयतन
अगर इन चार चीजों में कोई भी परिवर्तन न किया जाए। तो मैं क्या देखता हूं कि विद्युत अपघटनी चालक में उपस्थित या डूबी हुई दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है वो करंट को प्रोड्यूस करता है, या मैं ये कह सकता हूं कि जो करंट होता है वो विभवांतर के कारण ही उत्पन्न होता है। तो मैं इसको देखो पहले लिखे देता हूं, फिर समझाता भी हूं कैसे है ओम का नियम। तो मैं लिखता हूं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के ताप, दाब, सांद्रता, आयतन आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, सांद्रता आयतन आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा या विद्युत धारा भी लिख सकते हैं, प्रवाहित धारा उसके इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर दूं कि ओम का नियम क्या कहता है। कहता है यदि किसी विद्युत अपघट्य के ताप, दाब, सांद्रता, आयतन में किसी भी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो विद्युत अपघट्य में जो धारा प्रवाहित होती है वो उसके इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यदि धारा की या विद्युत धारा की अमाउंट को I से लिखते हैं तो विद्युत धारा का जो मान होता है वो इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। देखो मैं इस रूल को कैसे पढ़ता हूं कि क्या क्या ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि अभी आपने देखा कि हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, एक विलयन लिया और इस विलयन पर दो प्लेटों को डुबाया। दो प्लेटों को कुछ इस प्रकार से डुबाया। एक प्लेट को बैटरी के धनावेशित टर्मिनल से कनेक्ट किया और एक प्लेट को बैटरी के ऋणावेशित टर्मिनल से कनेक्ट किया। और जब मैंने दोनों को अलग अलग आवेशित प्लेटों के साथ कनेक्ट किया तो मैंने देखा क्या कि अगर आप अलग अलग आवेशित प्लेटों के साथ कनेक्ट करते हो तो प्लेटों के मध्य एक विभवांतर आरोपित हो जाता है। और जब प्लेटों के मध्य एक विभवांतर आरोपित हो जाता है तो विभवांतर के इस प्रभाव में, विभवांतर का मतलब है इस प्लेट के विभव और इस प्लेट के विभव का अंतर। तो मैं क्या सोचता हूं, जैसे इस प्लेट का विभव है 5 वोल्ट और इस प्लेट के विभव है 3 वोल्ट, तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना हुआ 2 वोल्ट। 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो बोलता है कि विभवांतर जो होता है वही करंट को प्रोड्यूस करता है। जब तक आप विभवांतर आरोपित नहीं करते हो अर्थात वायर को नहीं जोड़ते हो किसी भी प्रकार के करंट का कोई फ्लो होने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही आप वायर्स को प्लेटों के साथ जोड़ते हो प्लेटों के मध्य एक विभवांतर आरोपित होता है और जब विभवांतर आरोपित होता है तो ज्यादा विभव वाली प्लेट से कम विभव वाली प्लेट की ओर करंट का फ्लो होने लगता है। तो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर किसी विद्युत अपघट्य में आपको धारा प्रवाहित करनी है तो आपको उसकी प्लेटों पर एक विभवांतर लगाना होगा और जैसे ही विभवांतर आरोपित कर देते हो आप देखते हो कि प्लेटों के मध्य जो विद्युत अपघट्य भरा है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा है। अच्छा, विद्युत धारा के प्रवाह की मात्रा कि विद्युत धारा कितनी ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी कि कितनी कम मात्रा में प्रवाहित होगी, यह डिपेंड करता है विभव के अंतर पर।
अर्थात विभवांतर पर, कि दोनों प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर आरोपित किया गया है। यदि दोनों प्लेटों के मध्य लगाया गया विभवांतर कम है तो फिर आयंस की स्पीड धीमी रहेगी और विद्युत धारा भी कम प्रवाहित होगी। लेकिन अगर दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर अधिक लगाया गया है, ज्यादा लगा दिया गया है, तो विभवांतर की अधिक मात्रा के कारण विद्युत अपघट्ट में धारा का मान भी ज्यादा होता है, या ऐसा कह सकते हैं ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखने वाली बात है, प्लेटों के मध्य इन दोनों प्लेटों के विभव का अंतर जितना अधिक रहेगा, करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं ओम के नियम को चेक करता हूं तो ओम का नियम क्या है कि यदि किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, आप ना तो उसके ताप में कोई परिवर्तन कर सकते हो, ताप में परिवर्तन का मतलब ना तो टेम्परेचर बढ़ने देना है और ना ही टेम्परेचर घटने देना है, और अगर हम उस पर किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं लगाते, दाब में भी कोई परिवर्तन नहीं करते, आप सांद्रता को भी चेंज नहीं कर सकते कि आपने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ भर लिया है, बाद में आप इसमें विलेय मिलाएं और विलेय मिलाकर सांद्रता को चेंज करें, तो सांद्रता में भी परिवर्तन नहीं करना है और आयतन में भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर मैं इन सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं करता हूं तो मैं देखता क्या हूं, क्या देखता हूं कि जो प्लेटों पर विभवांतर अप्लाई किया गया है वो विद्युत धारा को प्रोड्यूस करता है, उसी के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है वो प्लेटों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा विभवांतर अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है, V क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य लगाया गया विभवांतर। I क्या है, विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होने वाली धारा। तो यह हो गया ओम का नियम। अब अगर मैं ओम के नियम को थोड़ा सा और सही करता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊंगा और प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाकर यहां पर एक कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो बेटा हम कांस्टेंट ऐड करते हैं I, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, इसकी जगह पर एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं 1/r। आगे लिखा हुआ है V। अगर हमसे पूछता भी है कि R क्या है, हम बताएंगे R एक नियतांक है और इसे ही विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध कहा जाता है। यह वही प्रतिरोध है धारा के मार्ग में रुकावट। तो मैं इस बात दोबारा इसको लिखता हूं थोड़ा सा कि यह क्या है, जहां R एक नियतांक है, इसे विद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। एक चीज और इसमें लिखी जा सकती है कि प्रतिरोध को हम एक तरह से और जानते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध को हम विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बात आती है कि प्रतिरोध के विषय में मैंने इतनी चीजों को पढ़ा है क्या ये और ये करता क्या है, तो धारा के मार्ग में क्या कहता है, करता है रुकावट। मुझे प्रतिरोध की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो मैं प्रतिरोध की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। मैं R को इधर लेके आऊंगा, R = V/I। तो R का एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, R = V/I, विभवांतर बटे विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा। अब एक बात और आती है कि R को मैं जान गया हूं, ये विद्युत धारा के मार्ग में क्या है, रुकावट है। अर्थात जब भी कभी किसी विलयन या किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ा करेगा, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर किसी विद्युत अपघट्य के लिए R का मान कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा,
उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। तो अगर रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध कम रहता है तो उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा अधिक रहेगी, अर्थात आयन जो है वो तेजी से गति करेगा। लेकिन अगर किसी विद्युत अपघट्य के लिए प्रतिरोध का मान ज्यादा आ जाता है, प्रतिरोध ज्यादा अर्थात आयन अब कैसी गति कर रहा है? धीमी गति कर रहा है। प्रतिरोध ज्यादा होने पर आयन धीमी गति करता है, और जब आयन धीमी गति करता है तो धारा का मान भी कैसा रहता है? कम रहता है। अब बात आती है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इस फॉर्मूले से आसानी से पहचाना जा सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो मैं चेक करता हूं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध R का मात्रक, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार से है, V अपॉन I। V क्या है? धात्विक प्लेटों पर आरोपित विभवांतर, और आप सभी जानते हैं विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट, और मैं नीचे देखता हूं तो यह है I, करंट के अमाउंट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। तो मुझे प्रतिरोध का जो मात्रक मिलता है वो मिलता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ध्यान रखने वाली बात है, वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम भी कहते हैं, और वोल्ट प्रति एम्पियर को कहते हैं ओम, और ओम को ओमेगा के सिंबल से, ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया ओम के नियम से रिलेटेड चीजें कि ओम का नियम होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए, और दूसरा ओम के नियम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओम के नियम में V क्या है, I क्या है और R क्या है, और फिर इसके लास्ट में कि R के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर हो सकता है जिसे हम ओम के नाम से भी जानते हैं, और इसे ओमेगा के सिंबल से लिखते हैं। तो ये हो गया ओम का नियम। अब हम लोगों को एक और चीज पढ़ लेनी चाहिए कि जैसे किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए R को बता दिया गया, R एक नियतांक है, तो क्या R नियतांक कभी चेंज नहीं होता किसी विद्युत अपघट्य का? अगर R नियतांक है तो मैं क्या सोचता हूं, मेरे मन में पहली बात आती है कि नियतांक की वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या R का मान किसी विद्युत अपघट्य के लिए कभी चेंज नहीं होगा? तो आती है नहीं, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए R का मान चेंज हो सकता है। लेकिन R का मान चेंज कब होगा, कौन कौन सी परिस्थितियों में होगा, इस चीज को पढ़ते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस जो है क्या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए हमेशा सेम रहने वाला है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए R का मान चेंज भी होने वाला है। तो मैं R के मान के लिए गणनाएं लिखता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो मैं चेक करता हूं कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोध की निर्भरता को मैं देखता हूं। आखिर प्रतिरोध क्या इस दुनिया में कभी किसी सॉल्यूशंस के लिए कभी चेंज नहीं होगा, या सॉल्यूशन की कभी कोई एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें प्रतिरोध चेंज भी होगा? तो सॉल्यूशन की अलग अलग परिस्थितियों पर प्रतिरोध की वैल्यू कैसी रहती है, अलग अलग। तो मैं क्या चेक करता हूं कि सॉल्यूशन के प्रतिरोध के लिए कौन कौन सी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होने वाली है। तो मैं यहां पर लिखे देता हूं, मैं एक सबसे पहले एक काम कर लेता हूं, एक नए टाइप का पात्र बनाता हूं, फिर मैं चेक करता हूं देखो किस हिसाब से है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और मैंने उसे एक बेलनाकार पाइप पर भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर बेलनाकार पात्र पर भरा है तो पूरा बेलनाकार पात्र जो है एक प्रकार का चालक है। जैसे आप फिजिक्स में मेटल को चालक मानते हो, मैंने इस इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने इसके अंदर भर रखा है तो ये इलेक्ट्रोलाइट मेरे लिए चालक है। अब इलेक्ट्रोलाइट चालक पर मैंने क्या किया, एक वायर से पॉजिटिव प्लेट को बांधकर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इस सिरे पर चिपका दिया, और दूसरी ओर मैंने चिपका दिया एक और प्लेट को जो निगेटिव चार्ज टर्मिनल से आई थी, और इन दोनों प्लेट को एक कुंजी की सहायता से एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया।
अब मैं क्या देखता हूं, सबसे पहले मेरे लिए है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध सबसे पहले डिपेंड करता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। मैंने इस बात को देखा कि अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा देता हूं, अगर दोनों प्लेटों को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है, तो दोनों प्लेटों को एक दूसरे से नजदीक रखने पर होता क्या है कि प्रतिरोध का मान घट जाता है। अगर मैं प्लेटों को जितना एक दूसरे के समीप ला दूंगा, अगर प्लेटों को एक दूसरे के समीप ला देने पर प्रतिरोध घटता क्यों है, मैं उसको भी चेक कर सकता हूं। अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास होंगी, आप खुद समझो, आपके पास दो परिस्थितियां हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, फिर पॉजिटिव और निगेटिव, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम है। अगर कोई भी प्लेटों के बीच में आयन है, तो इस आयन को, चाहे ये पॉजिटिव आयन हो चाहे ये निगेटिव आयन है, ये जब भी किसी प्लेट की ओर जाएगा, इसको एक ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। और जब इसको एक ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय कैसा लगेगा, ज्यादा। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, ये यहां से यहां तक के बीच जितने भी वाटर पार्टिकल या सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे, सबसे टकराएगा। अगर सबसे जाकर टकराएगा तो इसको बहुत सारे पार्टिकल से टकरा कर वहां प्लेट पर पहुंचना होगा। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के प्लेटों के बीच में एक आयन है, तो इसको किसी भी प्लेट में पहुंचने के लिए केवल छोटी लेंथ को से गुजरना है, अर्थात ये केवल यहां से यहां तक के बीच के वाटर पार्टिकल से टकराएगा। इसको ज्यादा वाटर पार्टिकल से टकराना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वाटर पार्टिकल से टकराना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा। भाई इसके यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हजारों करोड़ों वाटर पार्टिकल इसको अवरोधित करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, उन सबको हटाते हुए इसको उस प्लेट पर पहुंचना है। अगर यहां पर मैंने मान लिया 1000 पार्टिकल्स को, वाटर के 1000 पार्टिकल्स को हटाकर इस आयन को वहां पहुंचना है, तो मैं इतनी डिस्टेंस कवर करने में जानता हूं कि केवल मुझे 200 से 300 पार्टिकल्स को ही हटाकर इस आयन को उस प्लेट पर पहुंचाना है। क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, इसको ज्यादा टाइम लग जाएगा। ज्यादा टाइम लगने का मतलब है प्रतिरोध कैसा है, ज्यादा, धारा कम, यहां पर डिस्टेंस कम है, आयन तेजी से पहुंच जाएगा। और जब आयन तेजी से पहुंच जाएगा, हम कहेंगे धारा का मान ज्यादा है, या मैं कह सकता हूं आयन जल्दी से यहां पहुंच जाता है, अर्थात इसके मार्ग में रुकावट कम है। रुकावट का मतलब प्रतिरोध कम है। अभी मैं क्या सोचता हूं कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो प्रतिरोध या रुकावट भी कम है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है तो फिर रुकावट कैसी हो जाएगी, ज्यादा। इस बात को बहुत जरूरी है समझना कि अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो आयन को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, और एक लंबी दूरी तय करने में उसे बहुत सारे पार्टिकल्स को हटाना होगा। जब वो पार्टिकल्स को, आगे के पार्टिकल को हटाएगा तभी आगे निकल पाएगा, फिर आगे निकल पाएगा। इस दौरान इसको बहुत सारे पार्टिकल से टकराना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम है, उसे बहुत ही कम पार्टिकल से टकराना होगा और वो जल्दी से प्लेट पर पहुंच जाएगा। तो मैं क्या सोचता हूं इस चीज से कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो प्रतिरोध भी कैसा रहेगा, ज्यादा। अगर डिस्टेंस कम है, आयन तेजी से पहुंचता है, प्रतिरोध कम है। तो मैं फर्स्ट नंबर पे निर्भरता में चेक करता हूं अगर, तो मैं फर्स्ट नंबर पे इस बात को पाता हूं, क्या मैं मुझे मिलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट की जो बीच की दूरी है उसके साथ बढ़ती और घटती है। तो मैं क्या देखो लिखूंगा इसमें, किसी विद्युत घटनी सेल में या किसी इलेक्ट्रोलाइट में, ऐसा भी लिख सकते हैं किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध को काहे से लिखते हैं, आर से। उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों
के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी किसी विद्युत सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है का अर्थ है प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा रहेगी प्रतिरोध उतना ज्यादा रहेगा, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम रहेगी प्रतिरोध उतना ही कम रहेगा। तो मैं अगर इस चीज को लिखना भी चाहता हूं कि अगर मैं इसको न्यूमेरिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जा सकता है, तो मैं देखो किसी विद्युत अपघट्ट सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के प्रतिरोध R का जो मान होता है उस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l। बीच की दूरी स्मॉल l के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ने पर प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या प्रतिरोध केवल इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर ही निर्भर करता है या प्रतिरोध किसी अन्य चीज पर भी डिपेंड करता है? तो बिल्कुल जरूरी है, प्रतिरोध का मान एक चीज और पर निर्भर करता है, एक और चीज पर भी डिपेंड करता है। तो मैं उसके लिए सेकंड नंबर लिखता हूं। अब सेकंड नंबर में क्या बताता हूं, कुछ ऐसे समझते हैं। सेकंड नंबर को कैसे समझा जा सकता है? सेकंड नंबर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पे जो यहां प्लेट लगाई गई है उसके एरिया पर। प्लेट के एरिया का मतलब है एक प्लेट इधर से लगा दी गई, एक प्लेट उधर से लगा दी गई। इस प्लेट जो लगाई गई इस प्लेट का कुछ एरिया भी है, इस एरिया पर भी डिपेंड करता है। कैसे एरिया पे डिपेंड करता है? अगर इस प्लेट का एरिया छोटा है, छोटा सा एरिया है, तो ये प्लेट केवल छोटे एरिया से ही चार्ज अप्लाई होता करेगी। इस छोटे एरिया पर ही जितना भी चार्ज रहेगा एक छोटे एरिया पर रहेगा। और अगर इस प्लेट का आकार मैंने बढ़ा दिया है, बड़ा सा कर दिया इस प्लेट का आकार, तो इस प्लेट का आकार अगर मैंने बड़ा कर दिया है तो इस पे जो चार्ज है वो छोटी प्लेट की अपेक्षा ज्यादा आएगा। अगर मैं प्लेट के क्षेत्रफल या प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं छोटा रखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, प्लेट एक समय में ही जो चार्ज अप्लाई करेगी वो चार्ज कम रहने वाला है। लेकिन जब मैं प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा कर देता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वही प्लेट अगर आकार बड़ी हो जाए, डिस्टेंस में कोई चेंज ना हो, केवल प्लेट का एरिया बदल जाए या प्लेट का एरिया बढ़ जाए, तो वो एक साथ कैसा चार्ज अप्लाई कर सकती है, ज्यादा चार्ज अप्लाई कर सकती है। और जब ज्यादा चार्ज अप्लाई करेगी तो आयन तेजी से गति करेंगे। भाई उन पर आवेश कैसा आरोपित हो रहा, ज्यादा आवेश आरोपित हो रहा, तो आयन की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। अगर ये प्लेट केवल 6 धनायन को, मैं क्या चेक करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये प्लेट, क्योंकि 7 धनायन रखे हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं ये प्लेट 7 ऋणायन को एक बार में आकर्षित करेगी, तो मैं इस प्लेट के विषय में क्या गिनती करूंगा, इसमें तो 7 से ज्यादा पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब है ये प्लेट 7 से भी ज्यादा आयन को एक साथ अपनी ओर खींच लेगी। जितनी देर में ये प्लेट 7 आयन को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करेगी, ये प्लेट 7 से भी ज्यादा आयन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करके ले जाएगी। तो मैं इससे क्या पता चलता है कि इस प्लेट के द्वारा आवेश का फ्लो कम होगा। क्यों? इस प्लेट में खुद की क्षमता कम है, खुद आवेश को रखने की क्षमता कम है, तो ये आयन को कम खींच पाएगी या केवल 7 आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगी। 7 आयन को अट्रैक्ट करेगी तो करंट का फ्लो कम। मैं इसको चेक करता हूं, ये तो 20 आयन है, तकरीबन 20 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये 20 आयन को एक साथ आकर्षित कर सकता है। अभी सोचो, अगर ये 20 आयन को आकर्षित कर सकता है, ज्यादा आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, और जब ज्यादा से ज्यादा आयन अट्रैक्ट होंगे तो आवेश का प्रवाह भी कैसा रहेगा, ज्यादा, और धारा की अमाउंट बढ़ जाएगी। धारा की अमाउंट बढ़ने का मतलब है इस पे ज्यादा आयन प्रवाहित होंगे, ये ज्यादा आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस कम, ये कम आयन को अपनी ओर खींच पाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों? क्योंकि कम आयन को खींच पा रहा है। इसका रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आयन को खींच रहा है।
तो जो आयन को कम फ्लो कराता है प्रतिरोध ज्यादा, और जो आयन का ज्यादा से ज्यादा फ्लो करा सकता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम। तो मुझे क्या पता चलता है, मैं एक और चीज देखता हूं, अगर प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम रहता है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, धारा कम प्रवाहित होगी। लेकिन अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वैल्यू, मैं प्लेट का एरिया बढ़ा देता हूं, तो प्लेट के एरिया के बढ़ जाने पर मैं इस बात को देखता हूं कि ज्यादा आयन फ्लो हो रहा है। ज्यादा आयन फ्लो होने का मतलब है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कैसा है, कम। तो मुझे एक चीज पता चलती है, छोटे एरिया से प्रतिरोध कम ज्यादा रहता है और बड़े एरिया पर प्रतिरोध कैसा रहता है, कम। तो मैं एक चीज और लिखूंगा कि अगर प्लेटों के क्षेत्रफल को आप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और प्लेटों का क्षेत्रफल अगर कम रखते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो मैं इस बात को भी सेकंड नंबर पे लिखता हूं कि किसी विद्युत अपघटनी चालक में किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध, कोई भी विद्युत अपघटनी चालक है उसका जो प्रतिरोध है उस चालक में डुबाई गई धात्विक प्लेटों, और धात्विक प्लेटों को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। धात्विक प्लेटों अर्थात इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अगर मैं क्षेत्रफल को कैपिटल ए से लिखता हूं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एरिया जितना ज्यादा रहेगा प्रतिरोध उतना कम रहने वाला है। व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए मुझे ऐसा भी लिख लेना चाहिए, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात एरिया जितना ज्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम, और एरिया जितना कम रहेगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। मैं इसको सेकंड नंबर पे लिख लेता हूं। तो मुझे किसी प्रतिरोध की निर्भरता जो है वो दो माध्यमों में नजर आती है, एक तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, और दूसरा वो इलेक्ट्रोडों के फॉर्म में जो प्लेटें लगी हैं उन प्लेटों के एरिया पर। प्लेटों का एरिया कम रहेगा। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास एक प्लेट ये है, ये प्लेट कुछ इस प्रकार से लगाई गई है, इस प्लेट का एरिया यहां है, तो ये केवल उतने ही आयन को अट्रैक्ट कर पाएगा जितना चार्ज इस प्लेट की सरफेस पे है। अगर मेरे लिए इलेक्ट्रोड मैं इसको कर देता हूं, अभी आप खुद सोचिए इस इलेक्ट्रोड का एरिया कैसा है, ज्यादा है प्लेट का, इसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा, और जब इसमें ज्यादा चार्ज होगा तो ये आयन को भी ज्यादा से ज्यादा आयन को अट्रैक्ट करेगा। इन दो प्लेटों की अपेक्षा आप खुद जानते हो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपके मेरे जो है या आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेट है, इस पर इसका एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा आयन को अट्रैक्ट करेगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये इसका एरिया छोटा है, कम आयन को अट्रैक्ट करेगा, और जब कम आयन को अट्रैक्ट करेगा तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो प्रतिरोध केवल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो धात्विक चालक जो इलेक्ट्रोलिटिक चालक है उसमें जो प्लेटें डुबा गई हैं उसके बीच की दूरी पर, और दूसरा उन प्लेटों के क्रॉस सेक्शनल अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अगर मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को एक में लगा दूं या एक दोनों फॉर्मूले को एक ही में रख दूं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एक नया फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है, मैं उसको चेक करता हूं, तो मैं इन सबको रखने के लिए इस चीज को हटा देता हूं, क्योंकि मुझे दो इक्वेशंस मिली हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, मैं दोनों इक्वेशंस को एक ही में रखने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा कुछ इस प्रकार से कि समीकरण 1 व
समीकरण 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर, संयुक्त रूप में लिखने पर, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप में लिखता हूं तो संयुक्त रूप का मतलब है मुझे कोई भी अवयव छोड़ना भी नहीं है और मुझे कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखना है। तो मुझे रेजिस्टेंस दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड पे मिला है, मैं इसको दो बार भी नहीं लिखूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं, मैं इसको केवल एक बार ही लिखूंगा, कोई भी मुझे रेशियो छोड़ना नहीं। मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा देता हूं, हालांकि प्रोपोर्शनल दो बार है लेकिन आप एक बार लगाओगे। अब मैं राइट साइड पे लिखने वाले अवयवों को लिखूंगा तो L और साथ में 1/a। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा लेता हूं। अगर हम प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो R इज इक्वल टू, मैं आगे चलता हूं तो मैं इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। मैंने एक कांस्टेंट ऐड करके रखा है रो। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया, मैंने एक नया कांस्टेंट ऐड कर दिया रो, क्योंकि के भी बहुत जगह पर यूज हो चुका है, आर भी यूज कर चुके हैं, तो अब आता है रो। आगे मैं देखता हूं लिखा है L, 1 का मल्टीप्लाई 1 L से होगा L, नीचे क्या लिखा है बाई ए। तो मुझे रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल जाता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। लेकिन मैं क्या देखता हूं, मेरे पास रो जो है ये एक नया अवयव है, ये एक नया शब्द है, मैं इसको चेक करता हूं क्या है। तो मैं यहां लिखूंगा कि रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, या जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं तो मुझे क्या कर लेना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला चेक कर लेना चाहिए, यह भी चेक कर लेना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला जो है इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या रहता है। तो मैं दो तीन चीजों को इस तरह हटाता हूं और अब हम चेक करते हैं कि रो के लिए फॉर्मूला क्या होता है और रो के लिए यूनिट क्या रहती है। तो अगर मैं वहां से रो के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, फॉर्मूला निकालता हूं तो रो इज इक्वल टू ए डिवाइड पे इधर आएगा, मल्टीपल पे हो जाएगा आर ए, एल मल्टीपल पे इधर नीचे आ जाएगा एल। तो रो का एक फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब अगर मैं रो का मात्रक चाहता हूं कि रो का मात्रक क्या होता है तो मैं देखता हूं कि रो का मात्रक क्या है। सबसे पहले मुझे रो के मात्रक को निकालने के लिए प्रतिरोध का मात्रक, मुझे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दिया था उसका मात्रक आना चाहिए, मुझे यह पता होना चाहिए कि दो प्लेटों के बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है। तो अगर मैं इस चीज को रखता हूं तो मुझे सबसे पहले पता है आर, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। ए का मतलब है एरिया, और आप सभी जानते हो कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस में या किसी भी कोई भी कंपाउंड या उसका एरिया का मात्रक होता है या तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसी सिचुएशन पे मैं क्या मानता हूं कि ए का मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में आपने निकाला है तो आप लेंथ भी सेंटीमीटर में ही रखिएगा। तो अगर लेंथ को आप सेंटीमीटर में रखते हो तो किसी चालक की लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होगी, दूरी का भी मात्रक सेंटीमीटर। यह हो गया रो का मात्रक निकालने, रो का मात्रक। मैं इसको और सोल्व कर लेता हूं तो मैं क्या देता हूं, सेंटीमीटर से इसकी पावर खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या ओम इंटू सेंटीमीटर, ये रो का मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम इंटू सेंटीमीटर को ऐसे भी लिखा जा सकता है ओम इंटू सेंटीमीटर। तो मुझे एक नया आर्टिकल और मिल गया, या मुझे नया शब्द मिल गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसका फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे, अगर मैंने रो का फॉर्मूला निकाल लिया, रो का मात्रक निकाल लिया, मुझे रो के लिए एक डेफिनेशन भी लिख लेनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए एक डेफिनेशन भी कर लेनी चाहिए मुझे जल्दी से। तो मैं अगर देखता हूं रो का फॉर्मूला था आर ए अपॉन एल, अगर मैं
इसकी डेफिनेशन को चेक करता हूं तो मैं कुछ ऐसे इसको डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मैं एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर कर दूं, यदि मैं एल की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर कर देता हूं, एल की वैल्यू की मान 1 सेंटीमीटर का मतलब है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए, और उस विद्युत अपघटनी सेल में डूबी हुई प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, इस दशा में अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि रो की वैल्यू काहे के बराबर आ जाती है, आर के बराबर आ जाती है। अब अगर रो की वैल्यू आर के बराबर आ जाती है, इसको आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ के दिखा देता हूं, फिर मैं इसे लिख भी दूंगा। क्या है कि रो की वैल्यू आर के बराबर कब है, रो का मतलब है किसी भी चालक के लिए, किसी भी विद्युत अपघटनी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के मान के बराबर तब आता है जब उस चालक में उपस्थित प्लेटों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए। या दूसरे हिसाब से मैं क्या बताता हूं, यदि किसी विद्युत अपघटनी चालक में उपस्थित प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उन प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इस दशा में चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं, कौन कौन से सिचुएशन में, यदि किसी विद्युत अपघटनी चालक या यदि किसी विद्युत अपघटनी चालक में उपस्थित या में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उस चालक में डूबी हुई धात्विक प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इस दशा में चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो मैं इस चीज को लिखे भी देता हूं कि रो को कैसे हम डिफाइन करेंगे या रो को कैसे बताएंगे। रो के लिए अगर मैं परिभाषा को चेक करता हूं कि रो को कैसे बताया जा सकता है, मैं आसानी से लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, किसी विद्युत अपघटनी चालक में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। यदि किसी विद्युत अपघटनी चालक में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों, या आप इसको प्लेटों के नाम से भी जानते होंगे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर और प्लेटों या इलेक्ट्रोडों, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान, तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। बराबर होता है।
तो ये रो के लिए अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अग्रणी चालक में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर और उन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब चालक के प्रतिरोध और चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, इन दो चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चालक के प्रतिरोध को भी हमने समझ लिया और इस बात को भी देख लिया है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। चालक के फर्स्ट नंबर मैंने चालक के क्या पढ़ा, प्रतिरोध। अब मुझे सेकंड नंबर पे मैंने क्या पढ़ा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अभी भी मुझे दो चीजें पढ़नी है। प्रतिरोध से रिलेटेड एक आर्टिकल है चालकता, जिसे हम विद्युत चालकता के नाम से भी जानते हैं। विद्युत चालकता या चालकता को रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्रतिरोध के टर्म्स में, पदों में। अगर हमें विद्युत चालकता या चालकता को निकालना है, हम उसे प्रतिरोध के थ्रू निकाल सकते हैं, प्रतिरोध के द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक नए प्रकार की चालकता चाहिए जिसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता, तो मैं विशिष्ट चालकता का मान निकाल सकता हूं विशिष्ट प्रतिरोध के टर्म्स में। तो मेरे लिए दो आर्टिकल अभी भी रह जाते हैं, एक आर्टिकल चालकता या विद्युत चालकता क्या होती है और एक दूसरा आर्टिकल विशिष्ट चालकता क्या होती है। इन दोनों प्रकार की चालकताओं को पढ़ने के लिए, विद्युत चालकता को पढ़ने के लिए हमें प्रतिरोध को जानना जरूरी था और विशिष्ट चालकता को पढ़ने के लिए हमें विशिष्ट प्रतिरोध को जानना जरूरी था। मैंने प्रतिरोध को भी जान लिया, विशिष्ट प्रतिरोध को भी जान लिया। अब जो बचता है कि विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसको पढ़ना है। तो विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता को हम लोग रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको ना आता हो उसको हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। तो बाकी के जो आर्टिकल है इसको रखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।